नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। यह हमारा मौर्य साम्राज्य का आखिरी लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। और खास करके मौर्य साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है तो सम्राट अशोक हैं। तो अशोक से संबंधित अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, न्याय प्रणाली कैसी थी, कर व्यवस्था कैसी थी। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद उनके कौन कौन से उत्तराधिकारी होते हैं और मौर्य साम्राज्य का जो विघटन होता है, पतन होता है, उसके क्या कारण है। तो इसको आइए हम देखते हैं शुरू से। तो अगर हम प्रारंभ से देखते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हैं, तो अशोक के उत्तराधिकारियों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। जैसे वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद कुणाल शासक बना, किस विवरण में प्राप्त होता है? वायु पुराण में। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके अनुसार जालौक जो अशोक का उत्तराधिकारी है, कश्मीर का शासक बना। ठीक। वायु पुराण और मत्स्य पुराण इनके अनुसार संप्रति से पहले अशोक का दूसरा पौत्र दशरथ कौन था? कुणाल का पुत्र था, शासक बना। यानी वायु पुराण और मत्स्य पुराण कहते हैं, इनके अनुसार पता चलता है कि जो संप्रति शासक है, इससे पहले अशोक का दूसरा पौत्र दशरथ जो कि कुणाल का पुत्र था, यह उत्तराधिकारी बना। ठीक। इसकी पुष्टि आजीवकों को दी गई, दान में दी गई नागार्जुनी गुफाओं से होती है। और इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि जो दशरथ है आजीवक धर्म का अनुयायी है। दशरथ क्या है? आजीवक धर्म का अनुयायी है। तो जो आजीवक धर्म है, आजीवक धर्म जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था आजीवक जो धर्म है उसके प्रतिपादक या फिर उसके प्रवर्तक जो है मक्खलीपुत्र गोसाल हैं। यह जो धर्म है या फिर यह दर्शन है, एक प्रकार से भारतीय परंपरा में सबसे प्राचीन दर्शन में से एक माना जाता है। इसके अनुसार जो इसके प्रवर्तक हैं मक्खलीपुत्र गोसाल, उनका मानना था कि सभी चीजें नियति हैं, सुख या दुख या फिर अपकर्ष उत्कर्ष नामक कोई चीज नहीं होती है, सब नियत के अधीन होता है। यानी हम जो कर्म करेंगे, यह जो दर्शन है कर्मवाद या फिर ईश्वर, इन सब चीजों पे आस्था नहीं रखता है। ठीक। तो वही मक्खलीपुत्र जो गोसाल है, उनका जो धर्म है आजीवक, उसका अनुयायी कौन है? दशरथ। दशरथ कौन है? अशोक का पौत्र और कुणाल का पुत्र है। आगे देखते हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार, जो इतिहासकार हैं, कुणाल की मृत्यु के बाद संभवतः मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना तथा पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर स्मिथ कह रहे हैं। इनके अनुसार इनका मानना था कि अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य उसका विभाजन हो जाता है। पूर्वी भाग का शासक जो है दशरथ बनता है और पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बनता है। बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। किसके? बौद्ध एवं जैन साहित्य जो अभी आपने देखा था वायु पुराण और मत्स्य पुराण में, तो उसमें क्या क्या कहा गया है कि संप्रति से पहले अशोक का पौत्र कुणाल शासक बनता है, कुणाल का पुत्र दशरथ शासक बनता है। जबकि बौद्ध एवं जैन साहित्य का मानना है कि संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। संप्रति को आचार्य शुभस्तिन ने जैन धर्म में दीक्षित किया। संप्रति की उपाधि त्रिखंडाधिपति है। क्या उपाधि है? त्रिखंडाधिपति है। यह प्रश्न पूछा जाता है। संप्रति के बाद शासक बने शालीशुक, यानी संप्रति के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? शालीशुक। इसको जो है गार्गी संहिता में दुष्टात्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? दुष्टात्मा कहा गया है गार्गी संहिता में। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। गार्गी संहिता में शालीशुक को क्या कहा गया है? दुष्टात्मा कहा गया है। संप्रति क्या है? इसके पहले का शासक है। आगे देखते हैं। पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारियों का क्रम है। अब क्रम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में क्रम से बताइए या फिर कौन सा अशोक के बाद उत्तराधिकारी हुआ है। तो पहला जो उत्तराधिकारी जो इतिहासकार मानते हैं कुणाल है। उसके बाद बंधुपालित, फिर इंद्रपालित, दशोन, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालीशुक, फिर देवधर्मन, फिर शतधनुष
फिर बृहद्रथ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आपने देखा, जिसकी हत्या उसके सेनापति किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। इसके सेनापति कौन है? पुष्पमित्र शुंग। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की। तो इसके विषय में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हर्ष चरित में इस घटना का विवरण मिलता है। जो बाण भट्ट की हर्ष चरित है, इसमें हमें इस घटना का विवरण मिलता है। जो बृहद्रथ है, यह अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था, यानी अशोक के बाद 7 शासक बने और उसमें से आखिरी बृहद्रथ था। आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जो मौर्य साम्राज्य के जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार हैं जो अपना अलग अलग मत रखते हैं। जैसे राधा कुमुद मुखर्जी हैं, इनका मानना है कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार के नियम का अभाव, यानी मौर्य साम्राज्य में ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा ऐसा कोई नियम नहीं था, इसका अभाव दिखता है, जिसकी वजह से अक्सर सम्राट के पुत्रों में सत्ता को लेकर के संघर्ष होता था। यही आप जो प्रणाली है, यही आप देखोगे मुगल काल या फिर सल्तनत काल में भी देखोगे। वहां पर भी ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार को लेकर के कोई भी नियम नहीं था। यानी आपने देखा होगा, चाहे सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, सत्ता के लिए सम्राटों में संघर्ष होता है। जैसे औरंगजेब को आप देख सकते हो। ठीक, तो जो राधा कुमुद मुखर्जी हैं, इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का अभाव था, इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। निहार रंजन रे, इनका मानना था कि जनता का विद्रोह हुआ, इसकी वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो जनता का विद्रोह, जैसे आपने देखा होगा तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार के समय, तो अशोक को भेजा गया था। ठीक उसी प्रकार से अशोक के समय भी कहाँ पे विद्रोह हुआ? कलिंग में विद्रोह हुआ था, तो वहां पर भी आक्रमण किया गया अशोक के द्वारा। कई बार ऐसा हुआ जो जनता है वह विद्रोह कर रही थी, क्योंकि उसको उस प्रकार से सुख सुविधाएं नहीं मिले, टैक्स देना पड़ रहा था। तो निहार रंजन रे जो इतिहासकार हैं, इनका मानना था कि जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल हो गई, इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी हैं, इनका मानना है कि अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। आपने देखा होगा जब कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग करके धम्म की नीति या धम्म के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था। तो जो इतिहासकारों का मानना है कि जब अशोक ने शांति की नीति का पालन करने लगा, युद्ध को त्याग दिया, तो इसकी वजह से उसकी सेना में क्या कहते हैं, धीरे धीरे विद्रोह होने लगा और साम्राज्य में विघटन होने लगा। कहीं आर.एस. शर्मा का मानना है कि मगध की नवीन प्रौद्योगिकी का अन्य क्षेत्रों में प्रसार। तो आर.एस. शर्मा बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, इनका मानना था कि जो मगध की नवीन प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, उसका अन्य क्षेत्रों में प्रसार हुआ। कैसे? जैसे मगध का जो क्षेत्र है पूरा, वहां पर लोहे का भरपूर इलाका था, इसकी वजह से उत्तम जो हथियार बनाए जाते थे वह सिर्फ शुरू में मगध में ही सीमित थे। परंतु धीरे धीरे जब मौर्य साम्राज्य का प्रसार होता है तो हथियार अन्य जगहों पर भी जाने लगे। उसकी वजह से अन्य प्रांतों के शासक या देशों के शासक जो हैं, उस टाइम के अशोक के समकालीन शासक जो हैं, वह भी इन हथियारों का प्रयोग करने लगे। इसकी वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। डी.डी. कौशाम्बी जो हैं, इनका मानना है कि आर्थिक संकट हुआ, इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अब आर्थिक संकट कैसे देख सकते हो? ऐसा माना जाता है कि सम्राट जो अशोक है, जब युद्ध की नीति का त्याग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा वो दान देने लगे बौद्ध भिक्षुओं को, आजीविकों को। तो इसकी वजह से क्या होता है, सम्राट जी का जो राजकोष है वह खाली होने लगता है, आर्थिक संकट आ जाता है। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि जो सम्राट अशोक हैं वह दान देना चाहते थे, परंतु राजकोष में उतना धन नहीं था। तो जो उस टाइम के बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इनको रोका और विद्रोह कर दिया। इसके बाद अशोक के पौत्र दशरथ को शासक बनाया गया। ठीक, तो जो डी.डी. कौशाम्बी इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि आर्थिक संकट की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। डी.एन. झा जो हैं, इनका मानना था कि
कमजोर उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद ऐसा कोई शासक नहीं बना जो अशोक की तरह या चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हो, जिनमें प्रशासनिक गुण हो, राजनीतिक गुण हो, राजनीतिक समझ हो, ऐसा कोई शासक नहीं बना। हरप्रसाद शास्त्री का मानना है कि धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो यह कथन जहां तक है बहुत सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशोक कभी भी ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म, जो उस समय ब्राह्मण धर्म था, उसका विरोध उसने कभी नहीं किया। हाँ, उसने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे दान दिए, परंतु उन्होंने कभी भी ब्राह्मण धर्म का विरोध नहीं किया। तो जो हरप्रसाद शास्त्री हैं, इनका मानना है कि धार्मिक नीति जो है अशोक की, उसकी वजह से ब्राह्मण विरोधी नीति थी, उसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। रोमिला थापर हैं, इन्होंने 3 कारण दिए हैं मुख्य। इन्होंने कहा कि जो मौर्य साम्राज्य है वह अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन है, यानी सत्ता पर सबसे शीर्ष पर कौन है, सम्राट है, और सत्ता का जो शीर्ष पर सम्राट है वही पूरे साम्राज्य का मुखिया है और वही पूरा केंद्र बिंदु है। इसकी वजह से जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे हैं। उसके बाद नौकरशाही के स्तर में गिरावट आई। तो धीरे धीरे बाद में क्या होने लगा, अशोक ने जब बाद में बहुत सारे साम्राज्यों को जीत लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, तो धीरे धीरे जब सत्ता का विस्तार होने लगा, साम्राज्य का विस्तार होने लगा, तो नौकरशाही के स्तर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जो वहां के पदाधिकारी थे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से भी मौर्य साम्राज्य में पतन हुआ। राष्ट्रीय जागृति का अभाव। तो जो राष्ट्रीय जागृति से मतलब है, उस समय राष्ट्र में एकता नहीं थी, खास करके जब चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर सम्राट अशोक ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो वहां के लोगों ने पूरे मगध साम्राज्य को या फिर मौर्य साम्राज्य को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा। इसकी वजह धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। अब मौर्य साम्राज्य की जहां तक हम बात करते हैं, तो इसके विस्तार को अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में जो कंधार है, पूरा अफगानिस्तान इस टाइम का, कंधार से लेकर के यहाँ बांग्लादेश तक का पूरा पश्चिम से पूर्व तक इस अशोक का या फिर मौर्य साम्राज्य था, और इधर पूरा हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर के ब्रह्मगिरी या फिर कर्नाटक मैसूर तक पूरा यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, यानी उत्तर से दक्षिण तक मौर्य साम्राज्य था। यह जो मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, इसकी वजह से बहुत सारे केंद्र स्थापित किए गए। तो धीरे धीरे जो यहाँ के पदाधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे जब केंद्र स्थापित हुए, अब राजा पाटलिपुत्र में रह रहा है, यहाँ पर बिहार में, यहाँ से पूरा कवर करना, प्रशासनिक व्यवस्था का देखभाल करना, और केंद्रीकृत प्रशासन है, तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं भी आई। तो आइए देखते हैं कि पूरे साम्राज्य में कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी, कौन कौन से अधिकारी थे जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे। अगर हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं, तो मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में ही सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी गई है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन समय के जो राज्य के 7 नियम या 7 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा गया है, उसके विषय में भी जानकारी मिलती है। तो आइए देख लेते हैं कि जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है या फिर राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं, वे कौन कौन से, उसके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो स्वामी जो है, पहला स्वामी यानी उसी को राजा कहा जाता था, उसका प्रतीक है शिरोभाग यानी सिर। अमात्य जो है उस टाइम के, अमात्य को चक्षु या नेत्र यानी राज्य के नेत्र कहा जाता था। जनपद जो है राज्य के पैर हैं। दुर्ग यानी राज्य की भुजा है। कोष राज्य का सुख से इसका प्रतीक था। दंड का प्रतीक क्या था, मस्तिष्क। और मित्र जो है कान राज्य का प्रतीक था, यानी जो मित्र है वह राज्य का कान है। यही मतलब राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है कि किस क्रम में है। जैसे मित्र का जो है ये अक्सर पूछा जाता है कि किस क्रम में है, तो 7वें नंबर पर है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनका प्रतीक भी पूछता है। खास करके ऐसे प्रश्नों में मिलान करने वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो प्रतीक भी याद रखिएगा। जैसे मित्र का प्रतीक कान है, यानी राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत में मित्र है वह राज्य का कान है। आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं मौर्य राज्य में, तो सबसे पहले स्थान पे आएगा राजा। तो राजा जो है
सम्राट जिसे कहा जाता है वह शीर्ष स्थान पर है। मौर्य काल में प्रशासन, राजनीति और न्याय के लिए सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में राजा शीर्ष पर होता था। जैसा कि आपने देखा था, वही राज्य का सर्वे सर्वा होता था और राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति भी होता था, चाहे वह राजनीतिक प्रणाली हो या फिर धार्मिक रूप से वह सबसे श्रेष्ठ होता था, और उसके बाद साथ ही न्याय प्रणाली में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रमुख या फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें राजत्व की परिभाषा के अनुसार राजत्व व्यक्ति चरित्र और मानवीय व्यवहार के ऊपर होता है। तो अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो राजत्व है वह किसी भी व्यक्ति, चरित्र और मानवीय व्यवहार के ऊपर है। ठीक ऐसे ही जब आप दिल्ली सल्तनत में बलबन को पढ़ेंगे तो बलबन भी कहता है कि राजत्व जो है दैवी कृपा से प्राप्त होता है, हर कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, जिस पर ईश्वर की अनुकंपा होती है उसी को ही राजत्व मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि राजत्व जो है व्यक्ति चरित्र और मानवीय व्यवहार से ऊपर होता है। अर्थशास्त्र में ही सर्वप्रथम चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी मिलता है। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रजा का कल्याण करे। ठीक, तो राजा, अर्थशास्त्र में क्या कहा जा रहा है कि राजा से यह अपेक्षा है कि वह प्रजा का कल्याण करे, और यह भी कहा जा रहा है कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है। यह अर्थशास्त्र में कहा गया है प्रथम प्रकीर्ण में। तो यानी प्रजा का सुख राजा का सुख और प्रजा का कल्याण राजा का कल्याण है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के पदाधिकारियों का विवरण मिलता है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। यानी 18 प्रकार के जो पदाधिकारी हैं इनको सामूहिक रूप से तीर्थ कहा जाता है। ठीक, तो 18 जो पदाधिकारी इनको मिलाकर के क्या कहा जा रहा है? तीर्थ कहा जा रहा है। तो पहला जो है, प्रथम स्थान पर जो है 18 प्रकार के पदाधिकारियों में पहला है मंत्री या पुरोहित। तो मंत्री अक्सर प्रधानमंत्री या धर्माधिकारी होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन है? चाणक्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे और धर्माधिकारी, यानी दोनों जो पद हैं चाणक्य को मिला था, चंद्रगुप्त ने दिया था। जो समाहर्ता है इसका प्रमुख कार्य क्या था कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। राजकीय व्ययों, राजकीय करों का संग्रह करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना इसका कार्य था। यानी समाहर्ता का क्या काम है कि वह आय व्यय का विवरण रखेगा, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी है, राजकीय करों को संग्रह करेगा। ठीक, और इसका जो बजट बनाएगा पूरा वार्षिक, उसका भी विवरण कौन देगा? समाहर्ता देगा। जो सन्निधाता है यह कोषाध्यक्ष है। ठीक, राजकीय भंडार का प्रधान अधिकारी, यानी जो पैसा पूरा है साम्राज्य का धन है उसका संग्रहण या फिर उसका अध्यक्ष कौन होगा? कोषाध्यक्ष होगा। जबकि जो धन लाएगा वह समाहर्ता है, टैक्स लगाएगा, टैक्स की वसूली करेगा, आय व्यय का ब्यौरा कौन देगा? समाहर्ता। सेनापति, इसे युद्ध विभाग का मंत्री कहा जाता था। सेनापति जो है युद्ध विभाग का मंत्री है। युवराज जो है राजा का उत्तराधिकारी। तो जब राजा का उत्तराधिकारी उसका अक्सर पुत्र ही होता था, तो उसका जो पद है युवराज अक्सर राजा के पुत्र को ही मिलता था। प्रदेष्टा जो है कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक प्रदेष्टा और एक व्यवहारिक। तो प्रदेष्टा का क्या कार्य होता था कि फौजदारी जितने भी मारपीट के मामले होते थे उसका जो अधिकारी न्यायालय का न्यायाधीश होगा कौन होगा? प्रदेष्टा होगा। यानी कंटक शोधन न्यायालय इसे कहा जाता था। इसका न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा। यानी फौजदारी मारपीट से संबंधित जितने मामले होंगे उसका कार्य कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? न्याय कौन करेगा? प्रदेष्टा। जबकि दीवानी यानी भूमि से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उसको धर्मस्थनीय न्यायालय कहा जाता था। उसका जो प्रधान न्यायाधीश होता था व्यवहारिक कहा जाता था। अब नायक कौन है? सेना का संचालक। सेना के संचालक को नायक कहा जाता था। कर्मांतिक का मतलब था कि उद्योग धंधे जो हैं उस टाइम के, उसका प्रधान निरीक्षक होता था। ठीक, कारखानों का प्रधान निरीक्षक कौन है? कर्मांतिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो यानी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। जबकि दंडपाल जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला, यानी जो भी युद्ध होगा, युद्ध में जितनी भी चीजें लगेंगी, चाहे तोप हो, तलवार हो, जितनी भी चीजें हैं युद्ध से संबंधित, घोड़ा हो, उसका प्रबंध कौन करने वाला है? दंडपाल नामक अधिकारी है। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था और सीमांत पर जितने भी सड़क होती थी उसका रक्षक
कहलाता था। यानी सीमावर्ती, सीमा पर से लगे हुए जितने भी दुर्ग हैं उसका प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? दंड अनंतपाल, ठीक, सॉरी अंतपाल। अंतपाल कौन था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक और सीमांत मार्गों का रक्षक। आगे देखते हैं, जो दुर्गपाल है, जो साम्राज्य के आंतरिक दुर्ग। अंतपाल आपने देखा साम्राज्य के बाह्य मार्ग, बाह्य क्षेत्र में यानी सीमांत पे जितने भी दुर्ग हैं उसका अधिकारी कौन था? अंतपाल। जबकि दुर्गपाल जो है साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक या प्रबंधक जो है, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता जो है प्रशस्ति विभाग या अक्षपटल विभाग का प्रधान अधिकारी है। इसका कार्य क्या है? राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करना और राजकीय रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। जैसे जितने भी अभिलेख हैं तो अभिलेखों को कौन खुदवाएगा? उसको कौन लिखवाएगा? जो ये अधिकारी है प्रशासता, ठीक। प्रशासता का कार्य है कि राज्य की जितने भी आदेश दिए गए हैं उसको लिपिबद्ध कराना। जैसे आपने अशोक के अभिलेख देखे थे तो वो किसके अंतर्गत आते थे? प्रशासता के अंतर्गत। आगे देखते हैं, दवारिक जो था, दवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी था। महल के कर्मचारियों का प्रधान था, यानी राजा के समीप जितने भी कर्मचारी हैं और महल में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसकी देखरेख कौन करेगा? दवारिक। और महल के जितने भी कर्मचारी हैं उसका प्रधान कौन है? दवारिक। अंतर्वशिक जो है सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। कौन? अंतर्वशिक। आटविक कौन था? वन विभाग का प्रधान अधिकारी। वन विभाग के प्रधान अधिकारी को आटविक कहा जाता था। यह जो है 18 आपके तीर्थ हैं, ठीक। 18 तीर्थ हैं, यानी 18 प्रकार के पदाधिकारी हैं जिन्हें सामूहिक रूप से तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे और विभाग थे और उनके अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी भी कार्य करते थे। तो देख लेते हैं, अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो जैसे कोषाध्यक्ष या फिर इसी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य था कि मुद्रा या टकसाल जो सिक्के हैं उसको जारी करना और छापे खाने का यह प्रमुख होता था। क्या कार्य था? सिक्के को जारी करना, ठीक, मुद्रा की छपाई करना, सिक्के जारी करना और छापे खाने का यह प्रमुख अधिकारी है, यानी यह मुद्रा और टकसाल का अधिकारी है। जबकि अक्षपटलाध्यक्ष का क्या कार्य है? महालेखाकारी से कहा जाता है वर्तमान समय में, हिसाब किताब रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक। पण्याध्यक्ष का क्या मतलब है? वाणिज्य का अध्यक्ष, ठीक, यानी वाणिज्य व्यापार से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका प्रमुख कौन है? पण्याध्यक्ष। कुपाध्यक्ष कौन है? जंगल या वन की वस्तुओं का निर्माण हेतु अधिकारी, यानी जंगल की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, कौन करेगा, उसका प्रमुख अधिकारी है कुप्याध्यक्ष। नवाध्यक्ष जो है जहाजरानी विभाग का प्रमुख होता है, यानी जितनी भी जहाज बनाए जाएंगी उससे संबंधित जो प्रधान अधिकारी है नवाध्यक्ष है। पौतवाध्यक्ष कौन है? जो माप तौल का अध्यक्ष होगा, यानी जितने भी बाट हैं उस समय की माप की प्रणालियां हैं, बाट किस माप में बनाए जाएंगे उसका निर्धारण करने वाला है, फिर उसका निरीक्षण करने वाला प्रधान अधिकारी पौतवा अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष कौन था? या चुंगी या शुल्क, सीमा शुल्क पथ कर वसूल के लिए अध्यक्ष, यानी जो सीमाओं पर शुल्क लिया जाता था, चुंगी जो ली जाती थी प्रवेश पर, तो उसका जो प्रधान अधिकारी था शुल्का अध्यक्ष था। आगे देखते हैं, आयुधागाराध्यक्ष या अस्त्र शस्त्रों के रखरखाव के लिए नियुक्त होने वाला अधिकारी था, यानी जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाएगा, कहां पर उसे रखा जाएगा, इसका निर्धारण करने वाला कौन अधिकारी था? आयुधागाराध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो मुद्राध्यक्ष, मुद्रा देख करके आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यह कोई पैसे से संबंधित या फिर धन से संबंधित अधिकारी होगा। मुद्राध्यक्ष जो है पासपोर्ट अधिकारी है, ठीक, पासपोर्ट अधिकारी को मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। पत्तनाध्यक्ष कौन है? बंदरगाहों का प्रमुख जो है। सीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि होती थी कृषि विभाग के अंतर्गत उसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। जैसे सल्तनत काल में आपने देखा होगा खालसा भूमि, मुगल काल में भी देखा होगा। तो खालसा भूमि क्या है? किसी भी शासक के अंतर्गत जो राजकीय भूमि है उसे खालसा भूमि कहा जाता था। जबकि मौर्य साम्राज्य में उसी को क्या कहा जा रहा है? सीता, यानी राजकीय भूमि, और उसके प्रमुख को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सूनाध्यक्ष का क्या मतलब था? सूनाध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। यह भी देखता था कि जिन पशु या पक्षियों
के वध करने की मनाही है, रोक है, उसका वध न हो सके इसका निर्धारण भी जो शून्य अध्यक्ष नामक अधिकारी था यह देखता था, यानी पक्षियों के संरक्षण का भी कार्य करता था। जो अकाराध्यक्ष था इसका मुख्य कार्य था खान विभाग का अध्यक्ष, यानी खान विभाग से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका निर्धारण कौन करेगा? आकरा अध्यक्ष। आगे देखते हैं विविता अध्यक्ष, यानी चारागाहों का अध्यक्ष जो है, चारागाह जो भूमि है उसका निर्धारण, उससे टैक्स की वसूली, सारे कार्य कौन करेगा? विविता अध्यक्ष। जो गणिका अध्यक्ष है वह वेश्याओं का निरीक्षण करता था, ठीक, यानी जितनी भी साम्राज्य में कौन कौन सी प्रमुख वेश्याएं हैं, कहाँ कहाँ पर वेश्यालय खोले गए हैं, इनसे संबंधित जितने भी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, कितने टैक्स वसूली की जाएंगे, इस सब का कार्य कौन करेगा? गणिका अध्यक्ष करेगा। संस्था अध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होगा, व्यापार का अध्यक्ष होगा, ठीक, तो यानी जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं या बनाए जाएंगे या फिर हैं उनके रख रखाव से संबंधित जो भी कार्य होगा कौन करेगा? संस्था अध्यक्ष करेगा। धूताध्यक्ष क्या है? यह धूत या फिर जुआ का अधिकारी होता था। साम्राज्य में किन जगहों पर धूत खेला जाएगा, उसका निर्धारण, नीतियों का निर्माण क्या होगा, कौन कौन खेल सकता है, किस समय होगा, इस सभी का कार्य धूताध्यक्ष जो है वो करता था। महामात्रापसरण या फिर इसी को महामात्याप सर्प कहा जाता था। यह क्या कार्य, इसका क्या कार्य था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, यानी जितने भी गुप्तचर सूचना देते थे उसको सम्राट तक पहुंचाने का कार्य महामात्या सर्प करता था। आगे देखते हैं, अब ये तो हो गया केंद्रीय प्रशासन, ठीक। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। केंद्र के अलावा प्रांत में सम्राट अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से प्रशासनिक विभाग प्रांत में स्थापित किए थे, कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की थी, कितने प्रांत थे, इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके समय में, मौर्य काल में 4 प्रांत थे और सम्राट अशोक ने कलिंग विजय करके एक 5वां प्रांत बनाया था और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक। तो मौर्य काल में जिससे जैसे हम प्रांत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, तो ठीक उसी प्रकार से प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। तो देख लेते हैं 5 प्रांत कौन कौन से हैं, उनके क्या कहते हैं, राजधानी कौन कौन सी है। जैसे उत्तरा पथ है जो कि पश्चिमोत्तर भारत से संबंधित था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणा पंथ जो दक्षिण भारत में है इसको सुवर्णगिरी कहा जाता था, इसकी राजधानी को। अवंतगिरी जो पश्चिमी प्रांत था इसकी राजधानी उज्जैन थी। मध्य देश या प्राची या पूर्वी देश इसे कहा जाता था, प्रदेश कहा जाता था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे। और कलिंग जिसे अशोक ने जीता था इसकी राजधानी तोसली थी, तोसली का निर्माण किया था। तो कलिंग को मिलाकर के मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत हो गए। आगे देखते हैं, प्रांतों के अंतर्गत छोटे प्रशासन केंद्र भी थे जिनमें कुमार के अधीन महामात्य शासन करते थे। यानी जो प्रांत हैं उसके अलावा छोटे छोटे केंद्र थे। और कुमार कौन होगा? जो साम्राज्य का युवराज होगा, सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र या सम्राट से साम्राज्य के जो सगे संबंधी होते थे अक्सर उन्हीं को कुमार के पद पर नियुक्त किया जाता था। तो कुमार जो है महामात्य के सहायता से शासन करता था। अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन और तोसली में कुमार नियुक्त किए। कहां कहां पर? तक्षशिला में, उज्जैन में और तोसली में कुमारों की नियुक्ति की। ये प्रांतपति थे तथा युवराज होते थे। जैसे मैंने बताया आपको कि युवराज वही होगा जो राजा का पुत्र हो या फिर राजा से संबंधित हो, यानी राजा के सगे संबंधी जो है अक्सर वही युवराज नियुक्त किए जाते थे और ये प्रांतपति होते थे। प्रांतों का शासन राजवंश के किसी निकट संबंधी या राजकुमार द्वारा ही चलाया जाता था। प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ था, ठीक। जैसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद कौन आएगा? प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, ठीक। प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ है। फिर मंडल के प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक कहा जाता था, ठीक। मंडल का प्रमुख प्रादेशिक था जिसे अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा भी कहा जाता है, ठीक। यानी मंडल का जो प्रमुख है प्रादेशिक है, उसी को अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा कहा गया है। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ है जिन्हें आहार कहा जाता है, ठीक। आहार या विषय, यानी मंडल के बाद कौन आएगा? आहार या फिर विषय।
या फिर इसी को जनपद भी कहा जाता है। जैसे अभी भी देख लोगे आप, जिले को जनपद कहा जाता है। उसी को मौर्य साम्राज्य में आहार या विषय कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था विषयपति कहलाता था, आहारपति या विषयपति कहलाता था। मेगास्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई नाम से संबोधित किया। यानी मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र में हम जो आहारपति या विषयपति जो अधिकारी है, उसी को एग्रोनोमोई किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा। यानी नगर या जिले का जो प्रमुख है उसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। जो राजमार्ग का निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था, जिलों के नीचे कई इकाइयां होती, ठीक। यानी जो एग्रोनोमोई है, इसका मेन कार्य था राजमार्ग का निर्माण करेगा, और यह विषयपति ही है, यानी जिले का जो प्रमुख है। आगे देखते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यह जो क्रम है अक्सर पूछा जाता है। तो यानी केंद्र होगा, फिर प्रांत होगा, प्रांत के नीचे फिर मंडल आएगा, मंडल के नीचे आहार, ये आहार को ही विषय कहा गया है। आगे देख लेते हैं इसके। आहार के बाद जो है स्थानीय होता था। स्थानीय जो है 800 गांवों का समूह होता था। फिर उसके नीचे द्रोणमुख होता था, 400 गांवों का समूह। खारवटिक उसके नीचे होता था, 200 गांवों का समूह। उसके नीचे संग्रहण होता था, 10 ग्रामों का समूह। सबसे नीचे जो इकाई प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और इसका प्रमुख ग्रामणी होता था, ठीक। तो आपने देखा कि सबसे ऊपर केंद्र, फिर उसके बाद प्रांत को मंडल में, मंडल को आहार या जिले में, फिर जिले के नीचे कौन है? स्थानीय, फिर द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, सबसे छोटी इकाई गांव है। आगे देख लेते हैं। अगर हम नगर प्रशासन की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, और 6 समितियों में कुल 30 सदस्य होते थे। यानी एक समिति में 5 सदस्य। नगर प्रशासन के लिए 6 समिति, ठीक, 6 समिति, और एक समिति में 5 सदस्य, यानी कुल 30 सदस्य थे। यानी नगर प्रशासन से संबंधित 30 सदस्य थे, जिनमें 6 समितियां थी और एक समिति में 5 सदस्य रहते थे। प्रथम समिति जो थी, इसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निर्माण और निरीक्षण करना। यानी प्रथम समिति जो नगर प्रशासन से संबंधित है, उसका कार्य नगर में उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना है। द्वितीय समिति जो है विदेशियों की देखरेख करेगी। तृतीय समिति है जो जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करेगी, यानी जनगणना से जो संबंधित कार्य है, इसका निर्धारण तृतीय समिति करेगी। चतुर्थ समिति जो है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कार्यों का निर्धारण करेगी। यानी कहां पर? नगर में, ठीक, प्रांत में नहीं, नगर में जो नगर समिति है, वो जो चतुर्थ समिति है, उसका कार्य नगर में व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कार्यों की देखभाल करना है। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और षष्टम जो आखिरी समिति है, यह बिक्री कर वसूल करती थी, और उस टाइम पर जो बिक्री कर था वह उत्पादन शुल्क का 1/10 भाग था, ठीक। बिक्री कर कितना है? 1/10 भाग है। तो आगे देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य में बहुत ही विकसित गुप्तचर व्यवस्था थी। यानी जो मौर्य साम्राज्य है, गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। तो गुप्तचर उस टाइम पर 2 प्रकार के होते थे। एक था संस्था, यानी संस्था का मतलब है एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले। जैसे आप देखोगे कोई संस्था है, वो जो है एक ही स्थल पर स्थापित होगी, वह कई जगहों पे नहीं होगी, एक ही जगह पर कार्य करेगी। और दूसरी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वह संथारा। संथारा का मतलब था संचरण करने वाला, जो घूम घूम करके विभिन्न जगहों पे जाकर के गुप्तचर का कार्य करता था। तो जो संस्था होती थी, इसी को जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इसको गौड़ पुरुष भी कहा जाता था। संस्था जो है एक ही जगह पर रहकर कार्य करती थी, और इसका मुख्य कार्य क्या है? राज कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का पता लगाना, ठीक है, राज कर्मचारियों के। तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि संस्था यानी एक ही जगह पर रह करके कार्य कर रही है, यानी राजा के महल के आसपास या राज्य साम्राज्य के केंद्र या फिर राजधानी में रह करके कार्य कर रही है। तो जब राजधानी में है तो राज्य के जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित उन पर क्या कहते हैं, गुप्तचर लगाए जाएंगे, और जो अधिकारी जो हैं कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। जबकि जो संचारा व्यवस्था है, ये भ्रमणशील गुप्तचर है, यानी राज्य के साम्राज्य के बाहर होंगे, या फिर जो राजधानी है उससे बाहर कार्य करेंगे, ठीक। जो संस्था है, इसमें 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे, ठीक।
संस्था है। इसमें 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। पहला था कापटिक। कापटिक जो होते विद्यार्थी की वेश में रहते थे, दूसरों का रहस्य जानने वाले गुप्तचर थे, यानी विद्यार्थी की वेश में रह करके जो कार्य करते थे कापटिक थे। उदास्थित या सन्यासी वेशधारी गुप्तचर थे, यानी सन्यासी के वेश में रहते थे उदास्थित। गृहपथिक यानी गरीब किसान के वेश में रहते थे। वैदेहक या गरीब व्यापारी के रूप में कार्य करते, यानी गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। तापस जो होते थे या सिर मुड़ाए अथवा जटा धारण किए तपस्वी के वेश में गुप्तचर थे। ठीक, तो 5 प्रकार के गुप्तचर जो हैं संस्था से संबंधित थे। जबकि जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? संस्था और संचारा। संस्था यानी एक जगह पर रह करके कार्य करने वाले, संचारा यानी संचरण यानी भ्रमण करने वाले, विभिन्न जगहों पर रह करके कार्य करने वाले। और संस्था के अंतर्गत 5 प्रकार के गुप्तचर थे, जिनमें विद्यार्थी के वेश में, व्यापारी के वेश में, गरीब किसान के वेश में, सिर मुड़ा करके रहने वाले सन्यासी के वेश में। तो इन प्रकार 5 प्रकार के जो गुप्तचर हैं संस्था से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन सी किस प्रकार की सेना थी, कौन कौन सी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, तो मौर्य साम्राज्य में 4 प्रकार की सेना थी। एक है अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना और हस्ती सेना। यानी अश्व सेना, इसका प्रमुख अश्वाध्यक्ष कहलाता था। रथ सेना का प्रमुख रथाध्यक्ष कहलाएगा। पैदल सेना का प्रमुख पत्याध्यक्ष कहलाएगा। हस्ती सेना का प्रमुख हस्ताध्यक्ष कहलाएगा। ठीक, कौटिल्य ने 6 प्रकार के पैदल सैनिकों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 6 प्रकार के सैनिकों का उल्लेख किया है। अब पैदल सैनिक कौन कौन से? जैसे मौल बल। मौल बल किसे कहा जाता था? पैतृक या अस्थाई सेना। जो राजा की अस्थाई सेना होती थी उसे मौल बल कहा जाता था। श्रेणी बल यानी श्रेणियों की सेना, यानी कि जो व्यापारिक श्रेणियां उस समय स्थापित थी उनकी जो सेना होती थी श्रेणी बल कहा जाता था। भृटक बल यानी भाड़े के जो सैनिक हैं, यानी जब युद्ध हो रहा है उसको भाड़े पे सैनिकों को रख लिए, युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें हटा दिए तो उन्हें भृटक बल कहा जा रहा है। मित्र बल यानी मित्र राज्य की जो सेना है उसको मित्र बल कहा जाता था। अमित्र बल यानी अमित्र राज्य की जो सेना है। अटवी बल यानी जंगली जातियों से संबंधित जो सेना है, यानी जनजाति जो उस टाइम के हैं, लड़ाकू जो जनजातियां हैं उनकी जो सम्मिलित सेना होती थी उन्हें अटवी बल कहा जाता था। आगे देखते हैं। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के जो सामाजिक स्थिति के विवरण देने के लिए कई सारे हमें साक्ष्य मिलते हैं, परंतु उसमें सबसे प्रमुख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य 4 वर्णों में विभक्त था। यह विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छ से पृथक माना गया, यानी शूद्र जो है मलेच्छ से पृथक माना गया। किसमें? अर्थशास्त्र में। उन्हें आर्य शूद्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषक कहा गया, यानी किसमें? अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है? कृषक कहा गया है। ठीक, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कितनी जातियों में बांटा है और उनका क्रम क्या है। तो 7 जातियां कौन कौन सी हैं? पहली थी दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा शिकारी या पशुपालक, चौथा व्यापारी या शिल्पी, 5वां योद्धा या सैनिक, 6वां निरीक्षक या गुप्तचर, 7वां मंत्री सलाहकार या पार्षद। यानी 7 जातियां कौन कौन सी थी? दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक या गुप्तचर, मंत्री और सलाहकार। ठीक, तो 7 प्रकार की जातियां थी इसका विवरण कौन दे रहा है? मेगास्थनीज। ठीक, तो मेगास्थनीज के और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो जो समय के विद्वान हैं उनका मानना था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इसका कारण यह है कि जब मेगास्थनीज आया था भारत में तो उस समय दासों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, जबकि अन्य देशों में दासों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ठीक, कौटिल्य ने कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में कृषि एवं पशुपालन तथा वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। क्या कहा गया है?
कृषि, पशुपालन करना, व्यापार करना ये शूद्रों का धर्म है। सर्वप्रथम दासों को कृषि कार्य में बुद्ध युग में लगाया गया। ठीक, तो दासों को जो है कृषि के कार्य में कब लगाया गया? बुद्ध काल में। ठीक, शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार भी था। ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई यातना या सजा नहीं दी जाती थी। ठीक, तो मौर्य काल में कोई भी ब्राह्मण अगर कोई अपराध कर दे रहा है तो उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को राज्य से मिलने वाली कर मुक्ति भूमि को अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय कहा गया। ठीक, ब्रह्मदेय कहा गया है किसको? जो कर मुक्त भूमि है, यानी राज्य की तरफ से या राजा की तरफ से भूमि प्रदान की जाती थी जिसपे ब्राह्मणों को कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, उसी को अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा ठीक थी। उन्हें विवाह विच्छेद की अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। ठीक, यानी विवाह विच्छेद की अनुमति है जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी, यानी वह पुनर्विवाह भी कर सकती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां जो घरों के अंदर रहती थी उन्हें कौटिल्य ने अनिष्कासिनी, सूर्य को न देखने वाली स्त्रियों को अस्पृश्या कहा है, यानी जो घर से बाहर नहीं जाती थी उन्हें अनिष्कासिनी, और जो सूर्य को नहीं देखती थी उन्हें सूर्यपश्चा कहा गया है। छंदवासिनी एवं आढ़ विधवाएं होती थी, यानी छंदवासिनी किससे कहा जाता था और आढ़ किससे कहा जाता था? विधवाओं को कहा जाता था। वेश्याओं को रूपजीवा कहा जाता था। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था, जिसको मैंने अभी पहले आपको बताया था कि गणिकाध्यक्ष का कार्य क्या है? वेश्यालयों की क्या कहते हैं, उनकी देखरेख करना। तो उनका जो वेश्याएं हैं उस टाइम पे उन्हें क्या कहा जा रहा है? रूपजीवा कहा जा रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? गणिकाध्यक्ष। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र में हमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है कि सती प्रथा होती थी। किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों को सती होने का उल्लेख किया, यानी उत्तर पश्चिम जो भारत है, यूनानी लेखकों का मानना है कि वहां पर सती प्रथा का विवरण मिलता है, यानी वहां पर सती प्रथा होता था। और सती कौन होती थी? खास करके सैनिक वर्ग की जो स्त्रियां उनकी पत्नियां ही होती थी।